नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव कुमार अब हिमालय जाने वाले हैं। हिमालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। बैग एंड बैगेज पैक होने शुरू हो चुके हैं। 18 फरवरी की तारीख है। इस तारीख के बाद रवानगी है। 18 फरवरी के बाद रवानगी है। ये प्लान मेरा नहीं है, द न्यूज लॉन्चर का है। ये प्लान हेमंत अत्री जी का भी नहीं है, इसलिए हेमंत अत्री जी का नाम ले रहा हूं मैं, क्योंकि 6 बजे का कार्यक्रम हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में मैं आज मुद्दा उठा रहा हूं। अब आगे बढ़ाऊं उससे पहले शुरुआत में ही मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से हेमंत भाई को जोड़ लें। स्वागत है हेमंत भाई। ये जो हिमालय की रवानगी की तैयारी है, इसके बारे में मैं दर्शकों को 30 सेकंड में बता दूं और फिर सीधा सवाल हेमंत अत्री जी से होगा। दरअसल ये प्लान खुद ही पत्रकारों के सामने उन्होंने बताया और कहा है कि रिटायर होने के बाद, जो रिटायरमेंट की तारीख 18 फरवरी, उसके बाद राजीव कुमार ने कहा कि मैं जाऊंगा हिमालय। हिमालय में रहूंगा। रहूंगा कितने दिन? कम से कम 4-5 महीने। किस लिए? डिटॉक्सिफाई करने के लिए खुद को, डिटॉक्स करने के लिए खुद को। अब जितने लोग सामान्य बोलचाल में भी आजकल क्या है कि सामान्य बोलचाल में भी डिटॉक्स सब लोग बोलने लगे हैं, लेकिन जो नहीं भी समझ पाते, मान लिया अंग्रेजी डिटॉक्स, हम भी नहीं समझ पाते थे पहले। तो डिटॉक्स का मतलब होता है जब बॉडी में, शरीर में, दिमाग में, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों डिटॉक्स होता है। मानसिक रूप से आपके दिमाग में बहुत गंदगी भर गई हो, बहुत जहर भर गया हो, बॉडी में बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया हो, तो डिटॉक्स करना पड़ता है। डॉक्टर भी डिटॉक्स करते हैं। कई बार आपका लीवर और इस सब फंक्शन गड़बड़ी होती है तो डिटॉक्स करवाते हैं बॉडी। राजीव कुमार के भीतर कितना जहर भर गया, दिमाग में कितना जहर और कितनी गंदगी भर गई होगी कि डिटॉक्स करने में 4-5 महीना लग जाएगा। 4-5 महीना। लेकिन सवाल यह है कि डिटॉक्स राजीव कुमार तो हो जाएंगे, लेकिन भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया को, चुनाव आयोग को जितना जहरीला बना दिया है, इतनी गंदगी भर दी है, इतना गंद पैदा कर दिया है, उसको डिटॉक्स कौन करेगा? पहला सवाल यही हम करेंगे हेमंत जी से। हेमंत जी, ये डिटॉक्स वाला प्लान, ये तो गुनाहों और पापों पर अपनी स्वीकारोक्ति है, मुहर है। मैं तो यही मानता हूं निजी तौर पर कि ये कबूलनामा है कि मैंने इतना, भाई किसके दिमाग में जहर भरता है, गंदगी किसके दिमाग में आती है? तो ये डिटॉक्स राजीव कुमार खुद को जो करने जा रहे हैं, इस प्लान को आप कैसे देखते हैं राजीव कुमार के? क्या कबूलनामा नहीं है ये? आशीष जी धन्यवाद। देखिए, हर व्यक्ति का ना रिटायरमेंट के बाद अपने आप को रिचार्ज करने का, रिजुविनेट करने का, हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। कोई मरुस्थल में जा सकता है, कोई पहाड़ों में जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। इनका जो पर्पज है इस सारे का, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी से प्रेरणा तो बहुत लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि मुझे एकांतवास चाहिए और स्वाध्याय के लिए मुझे समय चाहिए। और फिर जब पूछा गया कि साहब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने हंस के कहा कि 4-5 महीने के लिए मुझे डिटॉक्सिफाई होना पड़ेगा और मैं हिमालय में भी जा सकता हूँ। और हिमालय वगैरह में जो हायर जो रीचीज है, पहाड़ियां हैं, उन पर जाने का इनका पुराना शौक भी रहा है। ये ट्रेकिंग वगैरह करते रहे। अगर आपको याद हो, पिछले साल अक्टूबर के अंदर ये जा रहे थे ट्रेकिंग पे छुट्टी लेकर के, तो ध्यान होगा उत्तराखंड का पिथौरागढ़ एक जिला है, पहाड़ी एरिया है, उसके अंदर एक गांव है रालम, करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पे है। वहां पर खराब मौसम हो जाता है, आपको पता है पहाड़ों में। तो वहां इतना खराब मौसम हुआ कि इनके चॉपर को, जिसमें जा रहे थे, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इनको फिर वहां से रेस्क्यू करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जाएंगे, बीच बीच में जाते रहते हैं, पहाड़ों के शौकीन लगते हैं उस तरीके से। अब सवाल यह है कि वहां पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आशीष जी, किसी व्यक्ति के कामकाज के तरीके, किसी आदमी की जितने निष्ठाएं, उन सब पर बात हो सकती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक पद पर मुखिया थे, पद पर, और 25वें सीईसी थे देश के। तो निश्चित तौर पे सवाल तो ये उठेगा ही कि उनकी विरासत क्या है, उनको कैसे याद किया जाएगा, उनका कामकाज का तरीका क्या था। देखिए, उन चीजों का तो पोस्टमार्टम होता है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। और जो उनका अधिकार है अपने बारे में कहने का, वैसे ही जनता को भी लोकतंत्र में उनके आकलन का एक अधिकार है, इसमें तो कोई शक नहीं। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को चलाया, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें की अपने कार्यकाल में, और जिस तरीके से वो समाधान का हल ना होकर के समस्या का हिस्सा बने, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। जहां तक चुनाव आयोग की, जब से मैंने कवर करना शुरू किया 2001 से, और जो देखे तमाम मुख्य चुनाव आयुक्त, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर पहली बार उंगली उठी।
कई लोगों के ऊपर, नवीन चावला आपको याद होगा, उनके ऊपर भी उंगली उठी थी कि वो जो भी करते थे, ऐसा नहीं है आइसोलेशन, लेकिन ये सी ये ध्यान रखिए। दूसरा, जो ओवरऑल इनके चुनाव में जितनी इनके कार्यकाल में, और खासतौर पे बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके व्यवहार को लेकर के, इनके कामकाज को लेकर के, इनके निर्णय लेने की उसको लेकर के जो सवाल उठे, वो निश्चित तौर पे इस देश के लिए चिंतनीय है। एक लोकतंत्र के लिए अगर मुख्य चुनाव आयुक्त, जो रेफरी का काम होना चाहिए, वो एक प्लेयर बन जाए ग्राउंड, तो आप सोचिए फिर क्या होगा। तो उस तरह की विरासत ये छोड़ के जाएंगे। और मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को, देखिए जब उस पद पर आप बैठे हो ना, एक बार आपने सरेंडर करना शुरू किया तो फिर दबाव बहुत ज्यादा आते हैं। या तो ये है कि आशीष चितरंजी किसी की सुनेंगे ही नहीं, तो आपको कोई फोन भी नहीं करेगा 2 महीने बाद, 3 महीने, पता लग जाएगा सबको कि वो सुनेंगे नहीं, अपने मन की करेंगे, कायदे कानून से चलेंगे। अगर कहीं आपने थोड़ी सी भी किसी की सुन ली, एक बार सुनना शुरू कर दिया, फिर उसका अंत नहीं है, उसका बड़ा भारी, इट टेक्स ए टोल, वेरी हैवी टोल। और उससे ऊपर आपके ऊपर डिटॉक्स कहना उनका एक तरीका हो सकता है, जैसे आपने कहा आजकल लोग डिटॉक्स के लिए जाते हैं, डॉक्टर भी करते हैं। हर आदमी का अपने आप को रिचार्ज करने का एक तरीका भी है, तो उस तरीके से मुझे लगता है पॉजिटिव सेंस में उसको ले। लेकिन जो उनका ओवरऑल कार्यकाल, कार्यशैली, जितनी भी चीजें हैं, उसका निश्चित तौर पे अब आकलन करने का समय आ गया है। ही इज ऑन हिज वे आउट। जब आदमी बाहर के रास्ते पे होता है तब वो सारी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि ही इज वेरी वेल विद इन हिज राइट्स कि वो जाए अपना, रिटायरमेंट के बाद ही इज फ्री। उनको शुभकामनाएं हैं तमाम कि वो स्वस्थ रहे, अपना जो भी उनके वो है। उन्होंने एक बात और कही कि ये समाज को लौटाने का समय है, रिटर्न बैक। और मेरी बचपन से इच्छा रही है कि मैं जो गरीब बच्चे हैं, जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, उनको शिक्षित करूं। तो ऐसी सदिच्छा हो सकती है, उन्होंने कहा है ये। तो कुल मिलाकर के ये उनका रिटायरमेंट का प्लान जो उन्होंने बताया, बाकी तो पुनर्नियुक्ति होगी नहीं होगी, उनसे पहले भी अरोड़ा साहब थे, उन्होंने भी ऐसे तमाम काम किए थे जिसके कारण विवाद हुए और चीजें। मोदी जी के टाइम में वो भी सी रहे, मोदी जी के टाइम में अशोक लवासा जी को भी नौकरी इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एक और जो चुपचाप अभी इनके समय में, इनके साथी राजीव अरोड़ा के समय में एक चुनाव आयोग छोड़ के चले गए। तो तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत दबाव का पद था, तमाम दबाव का इन्होंने सामना किया है। तो उसके बाद ही इज वेरी वेल विद इन हिज राइट्स के भाई वो जाए 4-5 महीने जो भी करना चाहिए। अब तो स्वतंत्र व्यक्ति है, वो जो भी करें, लेकिन निश्चित तौर पे उनकी तमाम कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर, हर चीज पर सवाल होते रहेंगे। और वो मीडिया का और लोकतंत्र में एक सबका अधिकार है। अधिकार है, वो ठीक है। आपने तो बड़ी उनको फिर भी जाते जाते बहुत राहत दी कि उनका अधिकार है वो जाएं। लेकिन मैं इस बात पर अभी भी कायम हूं कि डिटॉक्स आपके मानसिक गंदगी, आपके शारीरिक शरीर के भीतर की गंदगी, यही होता है साफ करने की प्रक्रिया। आपके भीतर, हम लोग तो मान लिया खराब आबो हवा में रहते हैं, हम लोग के खाने पीने का भी कोई बहुत रूटीन नहीं है। वो जहां बैठे बहुत बेहतर जगह पर हैं, बहुत बेहतर जगह पर, वहां पर बाकायदे शेरो शायरी लिखना सीख गए। कम से कम ट्रक वाला ही सही, ट्रक के पीछे वाला ही सही, बहुत शेरो शायरी लिखना सीख गए। ऐसे आदमी को 4-5 महीने डिटॉक्स होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और प्रेशर कौन सा जो चुनाव करवाना, जो सीईसी चुनाव करवाना भूल जाए। महाराष्ट्र में एक लोकसभा का उपचुनाव था और ये हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में, आप सर्च कर लीजिए, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट इस शो में ही लगा दूंगा। वहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम उपचुनाव भूल गए थे करवाना। जो इतना बेफिक्रा हो, बेफिक्र चुनाव करवाना, काम ही चुनाव करवाना है भाई। गुरुजी और क्या काम है बताओ आप? चुनाव आयोग का काम शेरो शायरी तो करना है नहीं, राहत इंदौरी बनना तो इनको है नहीं। चुनाव करवाना काम है, चुनाव करवाना भूल गए। फिर कौन सा ऐसा लोड? यहां पर मैं आपके सवाल, आपके जवाब पर थोड़ा सा असहमत हूं कि इनके पर कौन ऐसा लोड कि बड़े दबाव में थे, बड़े। आप कल की पीसी देखिए, शेरो शायरी कर रहे थे, क्या दबाव है, क्या दबाव है कि डिटॉक्स करने की इनको जरूरत है 4-5 महीना। ये दरअसल कहीं ना कहीं जो मैं यही समझना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये मन के भीतर इंसान होता है ना, और जो इंसान भी अलग अलग अपने अपने धर्म में यकीन रखता है, उसको डर होता है पाप से। जो उसके किए हुए पाप होते हैं, उसको डर होता है पाप से, फिर वो प्रायश्चित करने का ठिकाना ढूंढता है। मोदी जी ने पहले ही वो काम कर लिया था, बाद में आए मैदान में पहाड़ से उतर के। पहले हिमालय में रहे, बाद में उतरे मैदान में। ये क्या पहले मैदान में सब खेल कूद लिए, अब बाद में प्रायश्चित करने जा रहे हैं? भाई डिटॉक्स को मैं दूसरा वर्ड दे देता हूं, तब हो सकता है आप सहमत हो। क्या प्रायश्चित करने जा रहे हैं?
देखिए आशीष जी, ये तो वही बताएं तो बेहतर है। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो तो डिटॉक्सिफाई ही है। लेकिन जिस तरह के दबाव, देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जिस पद पर आप बैठे हैं संपादक के तौर पर, यहां भी बहुत तरह के दबाव है। काम का दबाव है, टाइमलाइंस का दबाव है, एडिटिंग का दबाव है। देखिए कोई भी ऐसा पद नहीं है, और खासतौर पर सीईसी का पद तो बिना दबाव का पद नहीं है। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति कितना दबाव लेता है। अब जो मोदी जी के शासनकाल में जो इन पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, देखिए मेरी कभी भी सांत्वना नहीं रही किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी कार्यशैली संदिग्ध हो। लेकिन एक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि जब आप सीईसी के पद पर बैठे हैं, समस्या ये है कि पहले आप रेफरी होते थे, सब आपसे न्याय की उम्मीद करते थे। अब समस्या क्या हो गई है कि विपक्ष तो निश्चित तौर पे आपको एक न्यूट्रल एम्पायर मानता है, आप मुख्य चुनाव आयुक्त देश के। विपक्ष की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, एक चुनाव ऐसा होगा वैसा होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड चुनाव, जो इनका बड़ा पुराना शौकीन या वर्ड है कि गोल्ड स्टैंडर्ड चुनाव हिंदुस्तान के, वो कैसे हुए, क्या हुए, वो तो आगे बात करेंगे ही अभी। लेकिन सत्ता पक्ष का कितना दबाव है, ये उनके चेहरे और उनकी कार्यशैली से देखा जा सकता है। जो विपक्ष का दबाव तो समझ में आता था कि वो, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपसे अपेक्षाएं रखते हैं और फिर आपका आकलन भी करते हैं। यहां समस्या क्या है कि अब 65 साल की उम्र हो जाएगी, 19 तारीख को उनकी, 18 को रिटायर हो जाएगी। इसके बाद क्या उनकी दोबारा किसी पद पे नियुक्ति होगी, नहीं होगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी, उन्होंने जो सरकार की अपेक्षाएं थी उस पर वो कितना खरे उतरे। मुझे तो लगता है उन्होंने अपेक्षाओं से भी बढ़ के काम किया सरकार के लिए। तो वो ही इज ए फिट केस फॉर अवार्ड और समथिंग लाइक दैट। मोदी सरकार किसी को, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था, केवल एक चंद्रचूड़ साहब बचे हुए, बाकी तो सब बन चुके हैं कुछ कुछ। तो ऐसी भी अपेक्षाएं होंगी। 4 तो बन चुके हैं, एक रहते हैं। तो जो ये कहने का पर्पज है बेसिकली क्या है कि देखिए चंद्रचूड़ साहब थे सीजीआई, उनके मुंह से भी निकला ना हियरिंग करते टाइम कि मुझे इस बात का हमेशा रहेगा कि देश मुझे कैसे याद करेगा। और जितनी भयंकर ट्रोलिंग इस सेंटेंस के ऊपर हुई, कल्पना ही कर सकते हैं। आपको तो ध्यान है जब उन्होंने कहा था कि मुझे कैसे याद, उसमें तमाम शो हुए, देश में हजारों शो हो गए। तो ये भी अब जब जा रहे हैं तो नेचुरली जाने से पहले शेरो शायरी भी कर रहे थे। शेरो शायरी की तुकबंदी किसी को पसंद आ सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन मुझे ये मानना, मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा दबाव में काम करते हुए इन्होंने जो देश का जो चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय था, जो चुनाव आयोग था, वो कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में पार्टीजन नहीं रहा, पार्टीजन रोल रहा उसका, न्यूट्रल नहीं रहा। सारे दबाव की बात मैं मान लेता हूँ। उसी अब दबाव ये बताइए, ये तो चले जाएंगे हिमालय, ये हिमालय चले जाएंगे, ये चुनाव आयोग ये कहा जाएगा, इसके भीतर की गंदगी, इसको कैसे डिटॉक्स किया जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कैसे डिटॉक्स होगा। बहुत बढ़िया सवाल है आशीष जी। ये है असली सवाल, जो असली सारा मुद्दे की जड़ ये है। देखिए जो विरासत छोड़ के जा रहे हैं राजीव कुमार जी, उसको आप किसी भी सूरत में, किसी भी पैमाने पर अच्छी विरासत नहीं कहेंगे। उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग की, देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एक सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि संवैधानिक संस्था है और लोगों के प्रति जवाबदेह है। तो इन्होंने सबसे बड़ा जो अर्जित किया, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी का सत्यानाश कर दिया चुनाव आयोग में, किसी भी बात का। तो और ट्रांसपेरेंसी भी किस चीज की, चाहे चुनाव के प्रोसीजर्स है, चुनाव के कार्यक्रम है, तमाम जितनी भी चीजें होती है रूटीन के प्रोसेस, डे टू डे बेसिस पे, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, उसके ऊपर नोटिस है, उसके ऊपर कार्रवाई है, जितनी भी चीजें होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ये 2 शब्द उन्होंने दुर्भाग्य से चुनाव आयोग का जो मूल जन मैंडेट है उससे इनको गायब कर दिया। और वो ट्रांसपेरेंसी किस लिए जरूरी है कि हर आदमी उम्मीद करता है चुनाव आयोग से, 144 करोड़ लोग उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग से कि ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन्होंने वो स्टैंडर्ड तय किया कि 28 पार्टियां आम चुनाव से पहले इंतजार करती रह गई, इन्होंने उसको मिलने का समय नहीं दिया। ये किस तरह की जवाबदेही थी, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। और जो आपने कहा कि चुनाव आयोग का क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के तौर पे मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग की साख 1950 से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा रसातल में है। आज की तारीख में उसने अपना जनविश्वास खो दिया है इनके नेतृत्व में। उसको बहाल करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल यह है, जो आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा, कि क्या सरकार या क्या अगला मुख्य चुनाव आयुक्त उसको कायम करने की कोशिश भी करेगा आगे, या ये सरकार को यही सिस्टम सूट करता है? मुझे लगता है सरकार को यही सिस्टम सूट करता है। और सरकार जिस तरीके की नियुक्तियां करती है
उसका जो पहला पैमाना है वो यही है कि वो सरकार के लिए कितने काम का है, सरकार के सामने कितना सबमिसिव है, कितना उसके सामने नतमस्तक हो सकता है, कितना उसके सामने झुक सकता है। ये पैमाना है नियुक्ति का। उस मामले में अगर आप देखेंगे संवैधानिक संस्थाओं की पहचान कैसे करते हैं आप, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मुख्य चुनाव आयोग का दफ्तर हो, चुनाव आयोग, उसकी पहचान कैसे करते हैं? उसकी पहचान जो मैं समझ पाया हूं अपनी छोटी बुद्धि में, वो ये है कि उसका ताकतवर सत्तारूढ़ दल और सरकार के प्रति क्या रवैया है, यही पैमाना है एक। और दूसरा, विपक्ष के प्रति उसका क्या रवैया है। इस मामले में आपने रह रहकर देखा राजीव कुमार के समय में, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने, आपका बहुत लंबा कैरियर है आपका भी। चुनाव आयोग में सब शिकायतें करते हैं, सत्तारूढ़ दल भी करता है, विपक्ष भी करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सवालों पे उनके जो संशय थे उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से डिमीन किया ऑफिशियल लेटर के अंदर, ये देश के अंदर कभी नहीं देखा गया। बेसिकली किसी भी संवैधानिक संस्था का जब आप आकलन करते हैं ना, या उसके मुखिया का आकलन करते हैं, उसके मूल में क्या चीज है कि उसका ताकतवर सत्ताधारी दल या सरकार के प्रति किस तरह का रवैया है। क्या वो उसके सामने सर्वाइल है, क्या वो उसके सामने नतमस्तक है, या वो न्यूट्रल है। और इसी तरीके से विपक्ष जो कि कमजोर होता है उसके प्रति उसका क्या रवैया है। तो अगर इस मामले में देखेंगे तो एक बहुत ही खराब स्टैंडर्ड तय करके गए हैं राजीव कुमार जी। और वो क्या था, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको चिट्ठी लिखी और उसका जो उन्होंने जिन शब्दों में जवाब दिया, ऐसा लगा कि वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। और वो भाषा किसी भी संवैधानिक संस्था के मुखिया की हो ही नहीं सकती। तो वो एक न्यू लॉ था जहां तक राजीव कुमार जी का सवाल है। तो उन्होंने चुनाव आयोग को समस्या का हिस्सा बनाया, ना कि समाधान का। ये सारे देश ने लगातार देखा और यही कारण है कि उनका बहुत बड़े पैमाने पर लगातार ट्रोलिंग भी हुई लोकसभा चुनाव के दौरान, फिर उसके बाद भी। उसके बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हमारे चुनाव के क्या थे कि जवाबदेह प्रशासन और जितना जल्दी हो सके सारे डेटाज को बाहर लाना, जो पोलिंग के डाटा है। और इससे पहले कभी भी चुनाव आयोग पे इस तरह के सवाल नहीं उठे। आपको लोकसभा चुनाव में ध्यान होगा, चुनाव का आज पोलिंग हो गई है और 10 दिन तक फाइनल डेटा नहीं आया पोलिंग का, ऐसा कभी नहीं सुना गया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए विपक्ष, अगर मैं ये मानता हूं, मेरा पैमाना ये है कि अगर किसी संवैधानिक संस्था का सही मायने में आकलन करना है, उसमें ये देखिए कि विपक्ष का उसके प्रति क्या रवैया है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और यहां समस्या उल्टी थी कि यहां पर सत्ताधारी दल चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और ईवीएम का बचाव करते थे और विपक्ष रह रहकर मतलब उनके एक तरीके से रहमो करम पर जो वो लिख दें, उनके बारे में जो कुछ कर दे। तो कहीं ना कहीं इनका जो था, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरे करने का काम किया। और यही कारण है कि वो जाते जाते बद अच्छा और बदनाम बुरा वाली जो स्थिति है वो सारे देश के अंदर उन्होंने देखी। कल भी आपने देखा, जब कल दिल्ली का चुनाव घोषित कर रहे थे, वो जो दिल्ली के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या चल रहा है अभी तक, कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और बड़े पैमाने पर वोट जोड़े गए। उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं आने दिया गया और ना कोई जवाब हुआ। उसके बाद तो आपने चुनाव कार्यक्रम घोषित करना था, वो तो आप प्रेस नोट भी जारी कर देते। तो कुल मिलाकर के अगर आप कहेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर छोड़ के गए हैं वो चुनाव आयोग को। आपने बिल्कुल सही कहा, और रसातल में चली गई है उसकी साख। अब देखना पड़ेगा कि इसको अगला मुख्य चुनाव आयुक्त एक चुनौती लेकर के क्या इसको दोबारा से बहाल करने की, कायम करने की कोशिश करता है, या इस जो गिरावट है इसको और नीचे लेके जाता है। आज की तारीख में चुनाव आयोग की जो हालात है बहुत चिंतनीय है। और हालत ये हो गई है कि बार बार आपने कल देखा होगा, बार बार वो ट्रांसपेरेंसी कह रहे थे, याद होगा, कल देखा था आपने। अब हालात ये हो गया आशीष जी कि हाल ही में उन्होंने एक फैसला किया, वो जो प्राचा का केस था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा सारी वीडियोग्राफी दे दी थी। इन्होंने क्या कहा, मतलब कुतर्क की इंतहा कहिएगा इसको, एक एग्जांपल दे रहा हूं केवल, बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी इसमें घंटों तकरीर हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की वीडियो फुटेज, पहले बात तो रोक लगवा दी उस पर, वो आगे से नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने बाकायदा उसमें कानून मंत्रालय ने कहा कि चुनाव आयोग की सहमति से हम आगे से नहीं देंगे इसको, ये कहा। अब कुतर्क क्या है कि अगर कोई वीडियो फुटेज दे दी किसी पोलिंग सेंटर की, पोलिंग बूथ की, तो उसमें जो वोटर्स हैं उनकी निजता का हनन हो जाएगा। आशीष जी, इससे कोई लेम एक्सक्यूज आपने जीवन में सुना है?
जब आप वोटिंग के लिए लाइन में खड़े होते हैं, जब आप लाइन खड़े होते हैं बूथ पे, कितने सैकड़ों सैकड़ों कैमरे आपको लाइव नहीं दिखाते क्या? टीवी कितने क्रूज लगे होते हैं वहां पर जब आप वोटिंग की लाइन में लगे होते हैं, तब आपकी निजता भंग नहीं होती। अगर वीडियोग्राफी दे दी जाए तो उससे निजता भंग हो जाएगी। ये कितना सीवियर कुतर्क है। और ये क्यों दिया गया? ये क्यों दिया गया? ये सरकार के इशारे पे दिया गया कि चोरी पकड़ी जाएगी। वो सूचना जो प्राचा साहब ने मांगी, वो क्यों मांगी? जो ये 5 से 6 बजे के बीच की पोलिंग के डेटा का खेल करते हैं, उसको स्टैब्लिश करने के लिए कि भाई कहां लाइनें लगी हुई थी जरा वो दिखाओ, उसमें फंसते हैं। तो होना ये चाहिए, आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसने गलत किया वो भुगतेगा। उन्होंने वो कानून ही बदलवा दिया, इतना पुराना कानून। तो इससे कहीं ना कहीं जो इंटीग्रिटी है चुनाव प्रक्रिया की, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हुई है, और उसमें भी चुनाव आयोग एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दिखा है। तो आपने सही कहा कि चुनाव आयोग आज जिस स्थिति में है, उसके बाद, और राजीव कुमार जी को निश्चित तौर पे, अब तो वो जा रहे हैं, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, लेकिन जो अपना आने वाला है सक्सेसर है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती वो छोड़ के जा रही है कि कैसे इस सारे सिस्टम को, इनकी प्रतिष्ठा को बहाल किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। नहीं, एक एक बात और है कि आपने तो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में उनकी तारीफ या समालोचना की, लेकिन हमारे देश में एक परंपरा है कि जब जाता है कोई नेता, मतलब मैं ऐसे रिटायरमेंट वाले जाने की बात नहीं, जैसे दुनिया से कोई जाता है या कहीं से भी, रिटायरमेंट पे भी विदाई समारोह हमने कई योग देखा है, तो कहते हैं नहीं नहीं, जो है आपके जाने से बड़ी अपूर्णीय क्षति होगी, या नेता जाता है भारतीय राजनीति को, वो चाहे पूरी जिंदगी उस पर कितने करप्शन के मामले हो, इलाके में उसका दहशत हो जाने के बाद अपूर्णीय क्षति होती है। लेकिन राजीव कुमार के बारे में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इनके रहने से अपूर्णीय क्षति हुई, इनके रहने से अपूर्णीय क्षति हुई है। जाने के बाद उस क्षति की पूर्ति होगी कि नहीं, ये देखना होगा। अब बात आपने कही थी कई पॉइंट्स, कल का हो सकता है, इसके बाद नतीजों के बाद हो सकता है कोई विदाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिलहाल तो ये मतलब आप या तो लास्ट होगी या सेकंड लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रिटायरमेंट से पहले की। रिटायरमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, लास्ट होगी। नहीं, मैं कहा हो सकता है दिल्ली के नतीजों के बाद करें इस पे। नहीं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया अच्छा, कि मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, आखिरी बोल दिया, ऐलान कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ बिंदु आपने उठा दिया, बड़ा अच्छा, मैं चर्चा करने वाला था। ऐसा किसी राजनीतिक दल का स्पोक्स पर्सन भी इस कदर नहीं बेशर्म हो सकता। भाई मेरे शब्द कठोर हैं, इस कदर बेशर्म नहीं हो सकता। आपसे मांगा क्या था महमूद प्राचा, जिसकी आपने चर्चा की? फुटेज मांगा। क्या कहा? फुटेज देंगे, निजता का हो जाएगा। सैकड़ों, बहुत सही आपने उदाहरण दिया, सैकड़ों टेलीविजन चैनल देश के रीजनल से लेके नेशनल तक, दिन भर उनके कैमरामैन और रिपोर्टर होते हैं, और कतारों खड़े लोग पूरे देश के टीवी पे देखे जाते हैं। और वो सीसीटीवी फुटेज कुछ लोग देखेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स देखेंगे, जो मांग रहा है वो देखेगा, और वहां पूरा देश देखता है। क्या होगा? क्लोनिंग हो जाएगी। दूसरी बात, एक वहां पर उन्होंने कैलकुलेशन रखा, देखिए कितना इसके लिए, ये सब के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फरेब करना पड़ता है। 3600 साल लगेंगे। मैं कल से तैयारी में था, आज अच्छा हुआ कि चर्चा हुई तो हम उसको डिकोड करें, उसको खोले थोड़ा कर। उन्होंने कहा सुबह 7 से शाम के 7, 12 घंटे, 10 लाख कुछ हजार, शायद 10 लाख 12 हजार या 10 लाख 52 हजार, कितने बूथ 3600 साल लग जाएंगे फुटेज देखने में, एक आदमी देखेगा तो। अच्छा, अब मैं पब्लिक ने सुना होगा, बहुत सारे लोग अंधभक्त उसको शेयर किए होंगे, देखो ये कांग्रेसी कितने मूर्ख हैं, मांगते हैं फुटेज, क्या करेंगे, 3600 साल देखेंगे, या ये सफाई मांगते हैं। 10 लाख 10.5 लाख बूथ का तो आपसे मांगा नहीं जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, सुबह 7 से शाम 7 तक का नहीं मांगा जा रहा है। पोलिंग का ऑफिशियल टाइम जब मतदान खत्म होने का है, मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए, 6 बजे तक आपका ऑफिशियल टाइम है। 6 के बाद कितने लोग कतार में हैं? सवाल क्या है? सवाल को, ईरान के सवाल को तुरान पे ले जाना, तुरान को ईरान ले जाना, और ईरान को अफगानिस्तान ले जाना, यही इनका काम है। सवाल यह है, बजे के बाद पोलिंग परसेंटेज में 8.5%, 9%, 12% का उछाल कैसे देखा जाता है? तो आप शाम के 5 बजे के बाद 5:30 बजे तक अगर पोलिंग हो रही है, आपको 10 लोग, अगर 10 प्रत्याशी मांग रहे हैं, तो उन्हीं के आपको 10 के अगर एवरेज 300 है तो 3000 बूथ का देना है।
3000 बूथ का अगर उसने 100 आदमी की टीम बिठा दी तो 5 घंटे में देख करके सारा फुटेज खत्म हो जाएगा, सारा फुटेज खत्म हो जाएगा। आइए बैठिए टेबल पे। वन वे ट्रैफिक, जो वन वे ट्रैफिक के हम बोल दिए और चल दिए, हम बोल दिए चल दिए, और पत्रकार वहां ताली बजाने के लिए, हंसने के लिए बच्चे बैठे ही हैं मुशायरे में। वो मुशायरा टाइप का है। इरशाद इरशाद मैंने थोड़ा बहुत सुना, इरशाद इरशाद कल मुशायरा लग रहा था, मुशायरे में बैठे हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय। तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके से ये विपक्ष को बेसिकली संवैधानिक संस्था है ना, सरकारी एजेंसी तो है नहीं ये सरकारी एजेंसी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको अगर पाप की सूची बनाई जाएगी, इसके साथ जो गुनहगार इसके गुनहगार, चुनाव आयोग के कितने गुनहगार, आज हम आपसे पूछ रहे हैं, नाम अक्सर वैसे ही मेरे मन में है, हो सकता है इसका पोस्टर भी जारी कर दें, बकौल हेमंत अत्री। तो अगर चुनाव आयोग के कितने गुनहगार, अगर आपको कहें रेटिंग बनाने, तो यही आखिरी है उनके विदाई के पर, यही सवाल है कि किस नंबर पर राजीव कुमार को आप रखेंगे। नहीं, अब तक के जो जितने 25 चुनाव आयुक्त आए हैं, मुझे लगता है इनसे विवादास्पद कोई नहीं हुआ। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। इतना विवाद किसी के भी नाम पर नहीं हुआ, किसी की कार्यशैली पर नहीं हुआ। और इन्होंने अपने जो कहते हैं ना एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उसमें पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी को एंटागोनाइज कर लिया, अपने शब्दों से, अपने आचार व्यवहार से, अपने लोक व्यवहार से, अपने कार्य प्रणाली से, अपनी कार्यशैली से। पूरी सिविल सोसाइटी, देखिए कितने बड़े बड़े लोग आप जितने भी ये देखते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाले, एडीआर और ये सब लोग कितने पीड़ित हैं। पराचा जैसे लोग जो वेल मीनिंग है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, किस तरीके से उनका वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूं कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यशैली किसी भी संवैधानिक संस्था के पद, मुखिया के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। और मुझे लगता है इसीलिए उनको 4-5 महीने आत्ममंथन का, स्वाध्याय का, और वो जो भी आत्मावलोकन कह लीजिए आप, उनको समय चाहिए। अगर मैं और आप हो, जब हम कोई वेट कैरी नहीं कर रहे अपने दिमाग पे या किसी तरीके का, तो आज यहां से कल दूसरे काम में लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त दबाव है, मानसिक बोझ है, नैतिक दबाव भी है। और उस सारे से बाहर निकलने के उन्होंने जो कहा, अच्छी बात उन्होंने कहा कि भाई मैं डिटॉक्स होने के लिए जा रहा हूँ, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये मान लिया। नहीं भी मानते तो कोई खास बात नहीं थी। बेसिकली ये है कि जो विरासत वो छोड़ के जा रहे हैं, उसको किसी भी रूप में इस लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। स्वस्थ परंपरा वो नहीं छोड़ के जा रहे। चुनाव आयोग की जो वो थी पूरी की पूरी साख, उसको रसातल में छोड़ के जा रहे हैं। अब और जो आने वाले उनके सक्सेसर होंगे, उनके लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौतियां, क्योंकि साख देखिए आप जब कमाते हैं ना आशीष भाई, एक दिन में नहीं कमाई जाती। साख को कमाना एक प्रक्रिया है, 1950 से लेकर के और अब तक चुनाव आयोग ने पूरी दुनिया के देश हिंदुस्तान में चुनाव देखने आते थे। इतनी बड़ी एक्सरसाइज, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज कैसे सफलतापूर्वक संपन्न की जाती है। यहां पे इन्होंने दो काम किए, सिविल सोसाइटी को अपने खिलाफ कर लिया और राजनीतिक दल जो स्टेक होल्डर है, भाई इस चुनाव की प्रक्रिया में जितने मैं और आप स्टेक होल्डर हैं, राजनीतिक दल भी उतने स्टेक होल्डर है। हाँ? कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई सत्ता में हो सकता है, कोई विपक्ष में हो सकता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं। इन्होंने उन सब को अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी तमाम चीजों से उनको एंटागनाइज कर लिया। और ये किसी भी संवैधानिक सरकार के पक्ष में आप हो या ना, लेकिन आप निश्चित तौर पे हर बार हर अवसर पर सरकार के साथ खड़े दिखे, इससे खराब बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल। खैर, जाएं हिमालय, डिटॉक्स करें खुद को। लेकिन कई बार हम पहले चर्चाओं में, बहुत बार ऐसे मौके आए दिन चुनावी प्रक्रिया अगर चलती रहती है देश के किसी भी हिस्से में, तो राजीव कुमार के बगैर चर्चा अधूरी रहती है। वो इस तरीके से कि 10 तारीख की शिकायत हो, 8 तारीख की शिकायत हो, और जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला होता है तो उसके 1 घंटे पहले वो नोटिस जारी करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जब तक वो नोटिस पढ़ेगा तब तक चुनाव प्रचार खत्म हो गया, जितना जहर बोलना था आदमी ने बोल लिया चुनाव में। ये बहुत सारे हैं। अगर राजीव कुमार के पॉइंट वाइज जो उन्होंने, मतलब जिस तरीके से चुनाव आयोग का सत्यानाश किया है, अगर एक एक बिंदुवार करें तो एक महाकाव्य लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बार बार हम ये कहते थे कि देखिए, आईना तो कभी न कभी देखना पड़ेगा। आज भी जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो उस समय भले मतलब किसी भी जोश में होता ना, उन्माद में कर गए, लेकिन बाद में लगता है ना कि आईना होगा, घर में जाएंगे तो बच्चा होगा, बेटा होगा,
वो हो सकता है पूछ ले, पापा ऐसा तो क्या करना चाहिए था, क्या मुंह दिखाएंगे। हो सकता है 5-6 महीना रहे हिमालय में ये सोचने के लिए। ये कोई भी हो, कर तो जाता है, कर गुजरता है, लेकिन सोचना पड़ता है। चलिए, हिमालय के सफर के लिए शुभकामनाएं तो हम देंगे ही। आपने कुछ भी किया हो, हमारी तरफ से शुभकामना लीजिए, हेमंत भाई की तरफ से लीजिए, हमें इजाजत दीजिए। कल शाम फिर मिलेंगे हम 6 बजे, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। दीजिए इजाजत, नमस्कार।